नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों जैसा कि आपको पता है, रीट 2020 राजस्थान की में जो थर्ड ग्रेड भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, वो भर्ती बहुत जल्दी ही आने वाली है। यानी कि हम ये कह सकते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के बयान के बाद में कि ये भर्ती नवंबर के महीने में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का कहना है कि नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भर्ती की वैकेंसी जारी कर देगा और इसके बाद में 3 महीने बोर्ड के पास में ज़्यादा काम भी नहीं रहता है और इन 3 महीनों में बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी आराम से कर लेगा और फरवरी माह में रीट की एग्ज़ाम करा ली जाएगी। ऐसी संभावना जता रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। ठीक है मित्रों, तो ये रीट को लेकर अब तक की सूचना है मित्रों। और अब मैं यहाँ पर जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं रीट के सामाजिक विज्ञान के मित्रों, वो नोट्स मेरे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं है मित्रों, लेकिन मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि मैंने जो तैयारी की है, मैंने जो नोट्स बनाए, उनका लाभ मेरे और जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको भी मिल सके। इसी उद्देश्य से मैंने ये नोट्स आपके सामने पब्लिक करने का विचार बनाया मित्रों। और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है मेरा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेवा में थोड़ा सा हाजिर होना है बस, और ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। तो इसके लिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आराम से नोट्स पढ़ सको और नोट्स पढ़ने के बाद में आप अपनी तैयारी परख सको, देख सको कि नोट्स सही है कि नहीं है, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है। यदि आपको अच्छा लगता है मित्रों तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, और यदि कुछ कमी नज़र आती है तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हो। मैंने नोट्स बिल्कुल प्रमाणिक किताबों से बनाए हैं मित्रों, एनसीईआरटी, आरबीएससी और कहे तो कंपटीशन वाली जो बड़ी बड़ी बुकें होती है उनसे बनाए। इनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैंने किन किताब से ये नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है मित्रों, और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो ये टॉपिक है, इसको करने के बाद में सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। यानी कि यदि आपका सकारात्मक सहयोग रहा मित्रों, यदि आपने रुचि ली पढ़ने में, यदि आपका सहयोग रहा तो मैं यहाँ पर नोट्स अपलोड करता रहूँगा, और यदि आपका सहयोग नहीं रहा तो फिर मित्रों करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो जो पढ़ लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आप भी इन नोट्स से फ़ायदा लो। ठीक है मित्रों, तो शुरू करते हैं आज का ये नोट्स। आप ध्यान रखना, स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाई देगा। मैं यहाँ से पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, आप आराम से सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, और कुछ चीज़ यदि समझाने की होगी तो मैं वो चीज़ भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। इतिहास, ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करे, जो भौगोलिक जीवन को प्रभावित करे, उसको हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास में क्रमबद्धता का होना अनिवार्य है। इतिहास को जानने के लिए साक्ष्यों का होना भी अनिवार्य है। बिना साक्ष्यों के हम इतिहास को नहीं जान सकते। ठीक है। अब साक्ष्यों की बात करें तो साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? साक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरण। पुरातात्विक में अभिलेख आते हैं, मृदभांड आते हैं, सिक्के आते हैं और भित्ति चित्र आते हैं। धार्मिक साहित्यिक में धार्मिक और धर्मेतर, और विदेशी विवरण में जो विदेशी साहित्यकार हमारे यहाँ पर आए हैं उन्होंने जो लिखा है यहाँ के बारे में, उनके बारे में यहाँ पर विदेशी विवरण के संदर्भ में लिया जाता है। ठीक है मित्रों, इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है प्रागैतिहासिक या प्राचीनतम इतिहास, यानी कि वह काल, वह समय जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। दूसरा है आद्यैतिहासिक काल, यानी कि वह काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास या आधुनिक या वर्तमान समय, यानी कि वो समय जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है
और उन्हें पढ़ लिया गया है। यहाँ पर आप नोट करके देख सकते हो, आदि शब्द का शाब्दिक अर्थ प्राचीन होता है, जबकि प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ प्राचीनतम मिलता है या निकलता है। अर्थात ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास कहलाता है। ज्ञात इतिहास से पूर्व का इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों, ठीक है। 1842 में भारत के राज्य कर्नाटक के रायचूर में स्थित लिंगसुंगर नामक गांव से कुछ पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे। इन औजारों का कोई निश्चित आकार नहीं था। पाषाण काल पत्रों का युग, पाषाण काल कहते हैं पत्रों के युग को। ये पाषाण काल 3 प्रकार का है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी। यानी कि यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो वो काल होगा हमारा पूरा पाषाण काल। और इस काल में मानव की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी, यावावर था। मानव मतलब जंगलों में घूमता रहता था, जंगलों में रहता था और अपना जीवन यापन शिकार करके करता था। और आदि मानव समूह में भी नहीं रहता था, अकेला ही रहता था। और मध्य पाषाण काल में मानव समूह में रहने लगा और मध्य पाषाण काल में ही मानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु पालना शुरू किया। और वो पालतू पशु क्या था? कुत्ता। औजार छोटे थे, सूक्ष्म पाषाण काल कहलाते थे। यानी कि मध्य पाषाण काल में जो औजार थे उनका आकार छोटा था, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण कहा जाता था। सूक्ष्म पाषाण की जगह आप मैक्रोलियस भी याद रखें मित्रों, मैक्रोलियस। और नव पाषाण, तो नव पाषाण काल में क्या हुआ? आविष्कार हो गया और मानव स्थायी रूप से रहने लग गया और कृषि का आविष्कार भी हो गया। पहिए का आविष्कार भी कब हुआ? नव पाषाण काल में। ध्यान में रखना है, पहिए की जगह गोला भी लिखकर आ सकता है मित्रों। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि गोले का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो वो काल आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, नव पाषाण काल। ठीक है मित्रों। इतिहास का संक्रमणकालीन चरण मध्य पाषाण काल को कहते हैं। ध्यान में रखना है, इतिहास का संक्रमणकालीन चरण किस काल को कहा जाता है, तो वो काल होगा मध्य पाषाण काल। अब बात करते हैं हम आदि इतिहास की। इसके अंतर्गत आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है किंतु उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसको क्या कहते हैं? आदि इतिहास। इसकी लिपि की बात करें तो लिपि कैसी थी? यहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं अभी। भाव चित्रात्मक, सर्पिलिकार, गोमूत्री, यानी कि जिसको ब्रुस्टोफेदन भी कहते हैं, ब्रुस्टोफेदन या फिर ब्रुस्टोफेदस या फिर ब्रुस्टोफेदम, इन तीनों नामों से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी प्रथम लाइन, और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसमें मूल चिन्ह कितने थे? 64, और चित्राक्षर 250 से 400 मिलते हैं। वेडेन महोदय ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे। और इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा के कब्रिस्तान से। ये ध्यान में रखना है मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा के कब्रिस्तान। इसके बाद में देखते हैं हम सिंधु का अतीत। अब तक इस संसार में 4 सभ्यताएं हुई है पूरे विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती है 4 सभ्यताएं। कौन कौन सी है? एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित थी, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी किनारे, और चीन की जो सभ्यता थी वो हवांग हो नदी के किनारे थी। हवांग हो नदी को वर्तमान में पीली नदी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने 1842 में प्रकाशित अपने लेख में भारत में हड़प्पा नामक प्राचीनतम नगर होने की बात कही थी। ये आपको ध्यान में अगर नहीं भी याद रहे ये लाइन तो कोई बात नहीं है मित्रों।
1834 में बर्नेस नामक विद्वान ने किसी नदी किनारे ध्वस्त किले के होने की बात कही थी। ये लाइन भी वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप याद रख सकते हो। मेरे को ये लाइन वैसे इतनी उचित प्रतीत नहीं होती कि ये एग्जाम में पूछ ली जाए, लेकिन इससे अगले वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रखनी चाहिए। 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया था। यानी कि हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया? 1851 में। और 1856 में पहली बार हड़प्पा के टीले का मानचित्र जारी किया गया। यानी कि हड़प्पा के टीले की खोज सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब किया? 1851 में। और पहली बार हड़प्पा के टीले पर मानचित्र कब जारी किया गया? तो वो है समय 1856 का। 1853 में कराची से लाहौर मुल्तान के रेलवे लाइन बिछाते समय, कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रटन व विलियम ब्रटन के आदेशों से हड़प्पा के टीले से ईंटें निकाली गई थी। यानी कि 1853 में जो कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस रेलवे लाइन के लिए ईंटों की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय पर ये जो इंजीनियर थे उस समय पर जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, जिनकी देखरेख में ये सब काम हो रहा था, उन्होंने हड़प्पा के टीले को खोदने का आदेश दे दिया कि वहाँ से खुदाई करो, हो सकता है वहाँ पर ईंटें निकल आए। तब हड़प्पा के टीले की खुदाई की गई और वहाँ से ईंटें निकल आई। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 33 किलोमीटर चलाई गई थी। और किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल। 1899 से 1905 के दौरान भारत में एक व्यक्ति गवर्नर जनरल एंड वायसराय बनकर आया, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, जिसका प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। ये ध्यान में रखना है। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की? 1904 में। या फिर भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1904 में। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1908 में इनकी मृत्यु के बाद नए निदेशक के रूप में जॉन मार्शल आए थे। यानी कि 1908 में अलेक्जेंडर कनिंघम की मृत्यु हो गई। इसके बाद में जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व के अध्यक्ष बने और इन्होंने 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित कर दी, जिसे भारत में प्राचीन नगर खोजने का कार्य दिया गया। इसमें 5 व्यक्ति शामिल थे। इन कौन कौन से शामिल थे देखते हैं अभी। दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, माधव सारू वैद्य, मार्टिन व्हीलर और अर्नेस्ट मेके, ये 5 व्यक्ति समिति में शामिल थे। दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी ने क्रमशः 1921 और 22 में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज की, जिससे यह छुपी हुई सभ्यता प्रकाश में आ गई। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पर हमको याद क्या करना है? 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की और 1922 में मोहनजोदड़ो खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। यह ध्यान में रखने की दोनों लाइनें हैं मित्रों। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण की, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को किसने क्या नाम दिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? यह नाम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था 1932 में अपने एक साप्ताहिक समाचार पत्र द लंदन वीकली में। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा? तो भारत विभाजन के बाद यह नाम डॉक्टर रकीक मुगल के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर एक नाम इनका रफीक भी मिलता है, ये ध्यान में रखना, रफीक या रकीक मुगल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और हड़प्पा भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, जो इसका वर्तमान में प्रचलित नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में
सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसमें से सबसे ज़्यादा विस्तार भारत में और सबसे कम अफगानिस्तान में। स्थान और स्थानों की बात करें तो अफगानिस्तान में कौन से स्थान है? मुंडीकोक और सुर्तगोई, ये आपको ध्यान में रखना है। मुंडीकोक और सुर्तगोई अफगानिस्तान में। और बलूचिस्तान में, ये ट्रिक वगैरह आपको याद में नहीं रखनी है, ट्रिक वगैरह मैं हटा दे रहा हूँ मित्रों। ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा आपको नाम याद रखना है बस। बलूचिस्तान में कौन कौन से? मेहरानगढ़, मेहरगढ़, राना गुडई, सुदकोंगनेर, बालाकोट, कुली और क्वेटा घाटी और डाबरकोट। सिंध पाक में कौन कौन सा? अली मुराद, मोहनजोदड़ो, कोटदजी और चन्होदड़ो। और पंजाब पाकिस्तान में रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। और पंजाब में रोपड़, संगोल, चक 86 और बाड़ा। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, ट्रिक याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये वैसे लिखी हुई है। सिंध पाकिस्तान में दोबारा देखो, सिंध पाकिस्तान में कौन कौन से? अली मुराद, मोहनजोदड़ो, कोटदजी और चन्होदड़ो। और पंजाब पाक में रहमान डेरी, जलीलपुर, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान। और पंजाब भारत में रोपड़, संगोल, चक 86 और बाड़ा। और हरियाणा में कुनाल, मितातल, राखीगढ़ी, बनवाली, बर्रा। ठीक है मित्रों, तो आज का नोट्स मैं यहीं पे रोकता हूँ आज की क्लास को। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे को एक बार कमेंट्स करके बता देना, ताकि मैं इसको आगे जारी रख सकूं। आप कहोगे, आपका सहयोग रहेगा तभी मैं इसको जारी रख पाऊंगा, अन्यथा मैं इसको पब्लिक नहीं करूंगा। क्योंकि मैं तो सिर्फ मेरे जो भाई बहन, मेरे जो साथी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ही मैं ये वीडियो बनाने का ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। बाकी मेरे पास में ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि मैं टेक्निकली बोर्ड में सब कुछ ये सब चीज़ें लिख सकूं, लेकिन जो मैंने कॉपी में लिखा हुआ है वो आपको आराम से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और आप आराम से पढ़ सकते हो। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मेरा बना हुआ है, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। क्योंकि पीडीएफ बनाने के लिए समय चाहिएगा, तो एक साथ 10-5 क्लास हो जाने के बाद में मैं एक साथ पूरे नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।